तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के बचा हुए पार्ट समझते हैं। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तक समझाया था कि आपको बैलेंस शीट में करंट टैक्स को करंट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं, डीटीए को डीटीएल से एडजस्ट करके नेट बेसिस पे शो ऑफ कर सकते हैं इफ लीगल प्रोविजंस अलाउड दिस। अगर लीगली आप असेट्स को लायबिलिटी यानी एक टैक्स पेबल को एक टैक्स रिसीवेबल से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि करंट टैक्स पेबल और टीडीएस, तो टीडीएस असेट साइड में लिखा रहता है, करंट टैक्स पेबल लायबिलिटी में लिखा रहता है। क्या हम इनको नेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही करंट टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट होते हैं। यानी रियल लाइफ में भी हम जब रिटर्न भरते हैं तो करंट टैक्स लायबिलिटी में से जितना टीडीएस हो चुका हो उतना माइनस होकर नेट टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर वो टीडीएस सेम ईयर का है, लीगल प्रोविजंस के हिसाब से उसकी क्रेडिट मिलेगी अगर आपको, तो आप माइनस कर सकते हैं। ऐसे डीटी और डीटीएल के बारे में भी, तो यहां आप नेट बेसिस पे लिख सकते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन इसका ब्रेकअप आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा कि डीटीए कितने थे और डीटीएल कितने थे। ये हमने यहां पढ़ा था डिस्क्लोजर में। अब उसके नीचे ट्रांजिशनल प्रोविजन लिखा हुआ है। ऑन फर्स्ट ओकेजन, किसी भी एज में मैंने बताया था जब कोई भी एंटिटी फर्स्ट टाइम एज अडॉप्ट करती है पहली बार, आज तक उसने एज 22 नहीं लगाया, पहली बार लगा, तो जो पहली बार लगा रहा है डेफिनेटली उसके पास कोई पुराने टाइमिंग डिफरेंस होंगे। जिससे पहले डेप्रिसिएशन कुछ एक्सेस क्लेम कर लिया था इनकम टैक्स में, अब कम क्लेम होता है, या पिछले साल का 43B वाला पॉइंट होगा, या और पुरानी बातें कुछ होगी जिसको आज तक उसने कंसिडर नहीं किया क्योंकि उसने एएस 22 लगाया नहीं था, पहली बार लगाया। तो क्या वो उन पुरानी चीजों पर, जितने पुराने टाइम डिफरेंसेस हैं जो ओरिजिनल हो चुके हैं बट रिवर्सल होंगे, तो क्या उन पर अब डीटीए डीटीएल रिकॉग्नाइज कर सकता है इस ईयर के स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम वो अडॉप्ट कर रहा है इसको? तो हर एज में मैंने बताया था कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाला एडजस्टमेंट जो करोगे आप, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन मींस फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए एंड डीटीएल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड्स ट्रांजैक्शन, तो वो आपको रेवेन्यू रिजर्व से करना चाहिए, पीएनएल से नहीं। पीएनएल से करोगे तो ऐसा लगेगा करंट ईयर का प्रॉफिट इफेक्ट हो गया, मैचिंग का सब गड़बड़ हो जाएगा, पिछले साल का है ना वो तो एडजस्टमेंट, तो रेवेन्यू रिजर्व से करेंगे। यहां पर भी लिखा हुआ देखो, ऑन फर्स्ट ओकेजन that the taxes on income are accounted for in accordance with this standard. The enterprise should recognize in the financial statement the deferred tax balance that has accumulated prior to adoption of statement. पिछले सालों के सारे accumulated DTA जितनी भी सब इकट्ठा DTA एक बार बना दो, है ना, with considering credit charge to revenue reserve. अंडरलाइन क्या करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे या चार्ज डेबिट करेंगे, तो किसको रेवेन्यू रिजर्व, यानी यहां पर होगी एंट्री डीटी अकाउंट डेबिटेड टू रेवेन्यू रिजर्व या डीटी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डीटीएल, ये करेंगे। तो एक इसका क्वेश्चन करवाना है। दूसरा नेक्स्ट पेज पर है अपने नोट्स में 10.27 पर सेक्शन 115 जेबी का एक क्वेश्चन है। 100 जेबी क्या है? इनकम टैक्स में मेड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के एक सेक्शन, कंपनीज के एक एएमटी भी होता है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एएमटी। कंपनी के अलावा बाकी एसएससी पे एएमटी लगता है, कंपनी पे एमएटी लगता है। नाम बदलना था उनको, इसलिए उन्होंने ए को आगे कर दिया, एम को पीछे कर दिया। कंसेप्ट वही है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी मान लो किसी कारण से कंपनी का टैक्स लायबिलिटी 0 आ गई, इनकम थी, प्रॉफिट भी था एज पर बुक्स, लेकिन सेक्शन 80 आईए आईबीए से बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन 10 एसीजेड वाला, ऐसे कई सेक्शंस में डिडक्शन ले रही थी कंपनी। 35D 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, वहां पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड हो जाते हैं, तो पहले साल आपका टैक्स 0 भी आ सकता है जबकि आपकी इनकम हुई। तो इनकम टैक्स में कई प्रोविजंस ऐसे जहां पर अगले 10-10 साल 5-5 10-10 साल तक आपको आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड रहता है। बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लगाना, ऐसे कई सेक्शंस हैं। इंटरमीडिएट में कोर्स में नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ाया गया, एटीआईए आईबी आईडी बहुत सारे सेक्शन थे। तो इन सब सेक्शन में क्या था, जितना आप प्रॉफिट कमाते हो अपने बिजनेस प्रोफेशन हेड से,
यानी सपोज मैंने 10 लाख कमाया तो 10 लाख का 100% 5 साल तक एग्जेम्प्ट होगा। अगले 10 साल तक 5 साल या फिर 25% होता कहिए। तो बहुत सारे सेक्शन थी, मैं सारे सेक्शन समझाने नहीं बैठूंगा। कुल मिला के बात ये है कि जिस सेक्शन में जितने साल की लिमिट थी, किसी में 5 साल की थी, किसी में 10 साल की थी, किसी में 15 साल की थी, किसी में 100% था, किसी में 50% था, किसी में 25% था, उतना उतना एग्जेम्प्टेड होता था प्रॉफिट। यानी आपको उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस प्रॉफिट कमाया ना तो प्रॉफिट में से आप 25% AIIB वगैरह में डिडक्शन दे। तो अब कंपनी का टैक्स बहुत कम हो गया, तो गवर्नमेंट अगर ऐसे सभी को एग्जम्पशन देने लग जाए, कितनी सारी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में या SEZ इस तरह से हर कंपनी वाला चाहता टैक्स बचाना, तो सभी अगर वहां इंडस्ट्री लगा लेंगे तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू कुछ नहीं आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि किसी साल अगर आपका नॉर्मल टैक्स कम आ रहा है तो आपको अपने बुक प्रॉफिट पर मींस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो प्रॉफिट उस पर एटलीस्ट 18.5% तो देना पड़ेगा मिनिमम। हालांकि इसके भी रूल्स है सेक्शन 115 JB में कि उस बुक प्रॉफिट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, बट इनकम टैक्स के सारे प्रोविजंस उस पर अप्लाई नहीं होते, सिर्फ 115 JB के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। उसके हिसाब से अकाउंटिंग प्रॉफिट एडजस्ट होगा और उसका 18.5% तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। यानी सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से 0 आ रही है तो भी आपको मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपके बुक प्रॉफिट का 18.5% तो देना है। अब बुक प्रॉफिट कैसे होगा, तो इनकम टैक्स का मैटर है, CA फाइनल का यहां नहीं पड़ेगा उसको। अभी आपको फिलहाल डायरेक्ट वर्ड लिखा होगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट प्लस माइनस सर्टेन एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 JB। रेट अभी 18.5% है, लेकिन अभी क्वेश्चन में जो दिए गए वो मानेंगे, क्योंकि रेट 7.5 भी थी, 10 भी थी, 12.5, 8.5, तो अभी जो क्वेश्चन में दी होगी वो मानेंगे, है ना। अब इसके ज्यादा अंदर के रूल्स में मैं नहीं जा रहा हूं कि आगे क्या होता होगा। सर इस साल ज्यादा दे दिया टैक्स, 0 था टैक्स, फिर भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर एग्जम्पशन का मतलब क्या निकला। तो भाई ये जो ज्यादा एक्सेस टैक्स दिया आपने, इसके आगे क्रेडिट मिल जाती है अगले साल। बट वो सब रूल्स इनकम टैक्स के हम वहां नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे मेट को। क्वेश्चन ये तो ये कह रहे हैं कि मेट के बारे में द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर 115 JB ऑफ द एक्ट इज अ करंट टैक्स फॉर द पीरियड। तो ये जो टैक्स होगा ये करंट टैक्स होगा, जैसे ये करंट टैक्स रहता है, अब ये 0 हो गया तो मिनिमम टैक्स देना कौन सा है, करंट। एज पर करंट प्रोविजंस आपको डिपार्टमेंट में जमा तो करवाना पड़ेगा, तो ये वाला जमा, तो ये करंट टैक्स हुआ ना। यानी आप नॉर्मल रेट से जो निकालते हो या फिर बुक प्रॉफिट 18.5% जो निकालते हो, ये करंट टैक्स होता है। इन अ पीरियड in which a company paid tax under 115 JB of the Act, the deferred tax asset liability in respect of timing difference arising during the period, tax effect of which is required to be recognized, should be measured using regular tax rate and not as per tax rate under 115। यानी मान लो इसी पीरियड में कोई टाइमिंग डिफरेंस है 43B का एडजस्टमेंट, उसमें मुझे DTA रिकॉग्नाइज करना है, तो DTA रिकॉग्नाइज करूंगा मैं 18.5% के रेट से करूंगा या नॉर्मल रेट से करूंगा, तो उन्होंने कहा है नॉर्मल रेट से करेंगे। यानी आप चाहे करंट टैक्स 18.5 से दोगे, मेट से दोगे, तो करंट टैक्स की रेट मेट के बराबर होगी, लेकिन DTA DTL की जो रेट होगी वो आपकी अलग होगी, नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। In case of enterprise, expect that the timing difference arising in current period would reverse in the period in which it may pay tax under 115 JB. The deferred tax assets liability in respect of timing difference arising during current period, tax effect of which is required to be recognized, should be measured using the regular tax. तो आगे भी अगर मान लो रिवर्सल भी करना होगा तो जो भी करंट टैक्स रेट से नॉर्मल टैक्स रेट से उनसे रिवर्स होगा, मेट से नहीं। तो मेट की रेट अलग, ये रेट अलग। कहने का मतलब ये कि आपका पूरा क्वेश्चन सिंपल चलेगा, बस आपका ये एक नया टैक्स और आ गया और ये करंट टैक्स कहलाएगा, डेफर्ड नहीं। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन का। DS रावत में पेज नंबर 235 पर 235 नंबर पेज पर
यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन, आप चाहे तो लिख लेना इसको, है ना। और प्रोनाउंसमेंट की बुक है आपकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोनाउंसमेंट, है ना, सबसे लास्ट मॉड्यूल आया होगा, उसमें S22 खोलना, वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस तरह का एक मेट का क्वेश्चन मिलेगा, वो करना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ X फॉर द ईयर एंडेड 2007 कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स असेस्ड लायबिलिटी। अभी हम ईयर कुछ नहीं बदलेंगे, जो जैसा हमें तो कांसेप्ट समझना। अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख और बुक प्रॉफिट एज पर मेट 450 और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स 50,000। अब 3 प्रॉफिट हो गए। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग जो करते हैं उसमें आपका नेट प्रॉफिट जो है बुक्स के हिसाब से, अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख, तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपके रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट से वहां प्रॉफिट 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में से हम टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एक करंट टैक्स माइनस करते हैं, दूसरा डेफर्ड टैक्स माइनस करते हैं, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये तो अपना मेन स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रेजेंटेशन हुआ। अब इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में हम क्या करते थे याद करो, वर्किंग नोट में इनकम टैक्स के हिसाब से नॉर्मल प्रोविजंस और मेट, अब नई चीज आ रही है, तो नॉर्मल प्रोविजंस के हम हिसाब से ये करते थे कि नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए, ठीक है, प्लस माइनस अलाउड डिसअलाउड आइटम्स, वो सब प्लस माइनस करते थे, और टैक्सेबल इनकम आती थी, वो इन्होंने निकाल के दे रखी है, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स 50,000। कितने का प्रॉफिट? 50,000 रुपए, यानी 4.5 लाख रुपए का कुछ डिडक्शन होगा, कुछ अलाउड हो गया। तो टैक्सेबल इनकम जो, तो यहां पर टैक्सेबल इनकम आई है कितनी? 50,000 रुपए, है ना, ये निकाल के दे रखी है। ये 4.5 लाख रुपए किसी भी चीज का डिडक्शन होगा, पता नहीं हमें क्यों है, तो हमें तो फिर ये नहीं लिखोगे चलेगा, आपको बस टैक्सेबल इनकम लिख लेना 50,000, ये आप ना भी लिखेंगे चलेगा, आपको सिर्फ टैक्सेबल इनकम जो है वो 50,000 लिखना है। अब 50,000 रुपए पे नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो 30% है, 30% से टैक्स आता है 15,000 रुपए। कितना आता है? 15,000 रुपए। और मेट की रेट है 7.5%। इसका मतलब ये है कि मेट सेक्शन 115 जेबी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इस बुक प्रॉफिट 5 लाख रुपए को भी प्लस माइनस करके इसका नाम हो जाता है बुक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, सारे अलाउड डिसअलाउड नहीं होते, वहां स्पेसिफिक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे रखी कि ये आइटम प्लस होंगे, ये माइनस होंगे, वो प्लस माइनस करके आपका बुक प्रॉफिट आता है। उस बुक प्रॉफिट का 7.5% निकालना। अब बुक प्रॉफिट कितना दिया है इन्होंने? बुक प्रॉफिट दिया 4.5 लाख रुपए का, तो 4.5 लाख रुपए का 7.5%, ठीक है, 4.5 लाख का 7.5%, 33,750। और मिनिमम टैक्सेस का मतलब ये कि आपको व्हिचएवर इज हायर पे करना, ये ज्यादा आता तो बहुत अच्छी बात, फिर हमारा मेट का कंसेप्ट नहीं लगता, हमारा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता। ये करंट टैक्स हो जाता 15,000 और बाकी का डेफर्ड टैक्स हो जाता, जो भी हम डिफरेंस निकाल। तो अगर ये ज्यादा आता तो ये देती ना कंपनी, लेकिन ये नहीं आ रहा ज्यादा, तो गवर्नमेंट का कहना है मिनिमम इतना तो आप दो हमें, 33,750। इसका मतलब कितना एक्सेस दो आप, मेट के कारण कितना एक्सेस टैक्स दिया आपने, करंट टैक्स, एक्सेस करंट टैक्स 18,750, तो 18,750 आपने करंट टैक्स देना, यानी अल्टीमेट मेट जो होगा वो करंट टैक्स होगा 33,000। देखो कितना आ गया दोनों मिला के 33,750। ये आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, 33,750, ये आपको P&L अकाउंट में डेबिट करना है, ठीक है। तो क्या करा मैंने, समझा आप बात? पूरा क्वेश्चन सेम जैसा करते थे वैसे ही किया, करंट टैक्स भी निकाला, मेट भी निकाला। करंट टैक्स 15,000 अपनी जगह लिख दिया, ये जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है मुझे उसको मैंने एक्सेस करंट टैक्स में ओवर ऐड कर दिया।
बस इतनी सी बात, मेट में सिर्फ इतना सा करना है। मींस टैक्स पेबल अंडर मेट इज ट्रीटेड एज करंट टैक्स, ये फॉर्मूला, ये पहला पॉइंट जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई। दूसरे और तीसरे पॉइंट में क्या, डीटीए एंड डीटीएल रिकॉग्नाइज एंड रिवर्स एट नॉर्मल रेट नॉट एज पर द मेट रेट। तो अब मैं डीटीए बनाऊंगा तो 7.5% से नहीं, डीटीए 30% से बनाऊंगा। अब डीटीए कैसे, तो डीटीए क्या होता है, डीटीए होता है टैक्स इफेक्ट ऑन टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस मींस प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में टैक्सेबल प्रॉफिट 50, तो डिफरेंस आ गया 4.5 लाख। डिफरेंस कौन सा हो गया, 4.5। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट है ना, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो ये टाइमिंग डिफरेंस आ गया। अब इस टाइमिंग डिफरेंस का 30% है ना, 1,35,000, 1,35,000 रुपए। तो थ्योरी में क्या लिखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि डीटीए डीटीएल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट इसलिए मैंने 30% लगाई, तो 1,35,000 का डीटीए है या डीटीएल है, आप सोचो। तो आपका प्रॉफिट ज्यादा था, उसके बाद भी आपने टैक्स कम दिया, इसका मतलब आपने डिडक्शंस, हैवी डिडक्शंस ले ली, ज्यादा डिडक्शंस ले ली। तो अभी आपने टैक्स कम दिया है, इसका मतलब निश्चित तौर से फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और ज्यादा देना पड़ेगा इसका मतलब लायबिलिटी, तो डीटीएल हो जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डीटीएल। पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये भी डेबिट आइटम है, इसलिए मैं बाहर लिख देता हूं, और डेबिट आइटम हम माइनस करते हैं, इसलिए माइनस कर रहा हूं। यानी अल्टीमेट आपका आ गया कितना, 5 लाख में से माइनस कर देते हैं 3,31,250। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। क्लियर, ये तरीका है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्लियर बात, सब कुछ क्लियर है। डीटी जैसा बनना था वैसे ही बनाया, मैं कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ ये इतना सा फिगर नया आ गया बस, और कुछ भी नहीं। फिर हम इस तरफ देखते हैं, वापस इधर जाओ नोट्स में 10.26 पे सर्टेन अकाउंटिंग सिनेरियो एक्सप्लेन्ड, टैक्स हॉलिडे अंडर सेक्शन 80 IAIB, वो जो मैं बता रहा था। टैक्स हॉलिडे मींस टैक्स एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 80 IAIB, और ऐसे कई सेक्शन सब पे एग्जाम, ऐसा मत सोचना सर ये 2 सेक्शन लिखे हैं, हर सेक्शन की बात कर रहा हूं। 10-10 साल तक प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाता है बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने से, बहुत सारे सेक्शंस। ऐसे ही नीचे आओ आप एक पैराग्राफ छोड़ के, सेक्शन 10A 10B, एसीजेड में अगर आपने यूनिट लगाई तो वहां पर भी आपका प्रॉफिट कई सालों तक एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है ना, मतलब कमाई 80 और डिडक्शन नहीं। 80 और में तो क्या होता था, हमें कई एलआईसी कई पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, आउटफ्लो। यहां तो कुछ नहीं, जो कमाया है आपने, जो नेट प्रॉफिट कमाया है, ये नेट प्रॉफिट ये इनकम टैक्स में जाएगा। नेट प्रॉफिट 5 लाख, तो इस पे आपको 80 IAIB में, ठीक है, मान लो 100% एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्सेबल इनकम 0 है। और उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें के बारे में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, The deferred tax in respect of timing difference is originate during the tax holiday period and reversed during the tax holiday period should not be recognized to the extent of enterprise gross total income is subject to deduction during the tax holiday period as per the requirement of the act। मैंने कहा इस तरीके से 10 साल तक प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो। कितने साल तक, 10 साल तक। तो 10 साल तक तो आपको कोई टैक्स देने ही नहीं। तो 10 साल में अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट होता है और रिवर्स भी हो रहा है, तो उस पे आप डीटीए बना के भी क्या कर लो, डीटीए बनाओगे और फिर रिवर्स भी हो जाएगा, जबकि टैक्स तो देना ही नहीं है ना, हमेशा ही करंट टैक्स क्या आना है आपका, लगभग 0। तो जो टाइमिंग डिफरेंस
उस टैक्स हॉलिडे पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं और रिवर्स होते हैं, उन्हें हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना ही नहीं रिकॉग्नाइज। तो सर क्या 10 साल बाद वाले पे कर ले, या क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो ओरिजिनेट तो 10 साल में हुए लेकिन रिवर्स 11वें साल के बाद होंगे, क्या वो कर सकते हैं? यस, वो कर सकते हो। लिखा deferred tax in respect of timing difference which reverse after tax holiday period should be recognized in year in which timing difference originate। तो ओरिजिनेट 10 साल में हो सकता है लेकिन रिवर्स कब होना चाहिए? आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड। तो उसे आप रिकॉग्नाइज इधर ही कर लो इन 10 साल में, जब भी ओरिजिनेट हो। सपोज 8th ईयर में ओरिजिनेट हुआ और रिवर्स होगा 11th ईयर, तो 8वें साल में उसको आप डीटीए रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि वो रिवर्स कब हो रहा है? टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद। लेकिन अगर वो 8th ईयर में ओरिजिनेट हो और 9th ईयर में रिवर्स हो, तो फिर उस पर डीटीए नहीं बनाएंगे, क्योंकि 10 साल का तो आपका टैक्स हॉलिडे पीरियड है ना। तो सीधा सा इतना सा कांसेप्ट है बस, कि जो उस पीरियड में रिवर्सल होंगे उन पे रिकॉग्नाइज नहीं करना है, एंड विच रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ओरिजिनेट कभी भी हो होने दो, रिवर्सल पे ध्यान दो खास तौर से। ये कि ये लाइन आपको नीचे 10A 10B में मिले, देखो सेम पॉइंट है। तो इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, और बीच में एक S22 एंड कैपिटल गेन भी दिया है। चलो ये भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से लास्ट थ्योरी में तो और कुछ भी नहीं बचा अपने इसमें। A timing difference by way of losses that arise under capital gain should be recognized as deferred tax asset and carry forward subject to consideration of prudence. A DTA in respect thereof will be recognized only if there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available under the head capital gain. Short term long term capital loss होता है, वो भी तो 8 साल तक carry forward होता है, ठीक है। तो क्या अगर कोई कैपिटल लॉस है तो उस पर डीटीए रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपकी इनकम कहीं ना कहीं कम करवाएगा। लेकिन लॉस, कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी और हेड से जस्ट नहीं होता है। तो बिजनेस इनकम हेड में प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा वो नहीं देखना है, आपको सर्टेनिटी इस बात की देखना है दैट इन फ्यूचर देयर विल बी कैपिटल गेन। क्या होना चाहिए? कैपिटल गेन होना चाहिए, बिजनेस हेड से नहीं। कैपिटल गेन होगा फ्यूचर में, तो ये वाला जो लॉस है वो सेट ऑफ कर पाओगे, तब आप इस पर डीटीएल जो भी रिकॉग्नाइज करना है डीटीए ही होगा डेफिनेटली। और यहां वर्चुअल सर्टेनिटी ने लिखा है, रीजनेबल लिखा, जबकि बिजनेस लॉस में और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में क्या लिखा था अपन ने? वर्चुअल सर्टेनिटी या रीजनेबल सर्टेनिटी। इन सिचुएशन वेयर एन एंटिटी हैज अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड टाइमिंग डिफरेंस बाय वे ऑफ लॉसेस अराइज in relation to capital gain, the DTA in respect thereof will be recognized only and only if there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available वगैरह। अब कह रहे हैं कि अगर साथ में आपके पास अगर unabsorbed depreciation carry forward losses भी है, तो अगर आपके पास unabsorbed depreciation है, carry forward losses है, and timing difference by way of losses also arise, तो फिर वो virtual certainty, यानी उन दोनों के साथ में अगर capital loss है तो वर्चुअल सर्टेनिटी। सिर्फ कैपिटल लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई बिजनेस लॉस नहीं है, तो उस कंडीशन में रीजनेबल सर्टेनिटी। तो पहले पैराग्राफ में इफ ओनली कैपिटल लॉस देन रीजनेबल सर्टेनिटी, इफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड टाइमिंग डिफरेंस ड्यू टू लॉस आल्सो देन वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टिंग बाय कन्विंसिंग एविडेंस। Third, in case where there is difference between amount of loss recognized for accounting purpose and tax purpose because of cost indexation under the Act in respect of long-term capital asset, DTA is recognized and carried forward subject to prudence concept on the amount which can be carried forward set off in future year as per provision of the Act, since that is the amount which will be available for set off in future year as per the provisions of the Act। मतलब ये कि अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्सेशन करने के बाद ही लॉस निकालते हैं, वही सही लॉस होता है, और वही लॉस जो है आगे जाके आपको माइनस होगा, उसी पे आपको टैक्स सेविंग होगी। तो आपको यहाँ डीटीए डीटीएल जो भी रिकॉग्नाइज करना है
जो टाइमिंग डिफरेंस निकाला और डिफरेंस आप पूरा क्वेश्चन कर लो, मतलब पूरा जो इंडेक्शन वगैरह लगाना है वो सब, जैसे हम यहाँ नहीं करते हैं, पूरा अलाउड डिसअलाउड सारे रूल्स लगाते हैं। क्वेश्चन बड़ा भी आएगा तो अलाउड डिसअलाउड सब प्लस माइनस करने के बाद टोटल डिफरेंस देंगे। इसी वहां पर इंडेक्शन वगैरह सब लगा लो, जो एक्चुअल लॉस आ रहा उस लॉस पे डीटी बना। ठीक है, ये केवल गेम के बारे में। चलिए थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुआ, अब हम पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं इस पर। बीएस रावत में तो आप जो प्रोनाउंसमेंट वाला मॉड्यूल है आपका, उसमें AS22 और पेज नंबर होगा आपका 116, 116 पेज नंबर पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे भी देख लेना। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन डिजाइन करा हुआ इस तरीके से है, टैक्स हॉलिडे पीरियड से रिलेटेड है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स 1000, फिर आफ्टर डेप्रिसिएशन 900 है, इसका मतलब 100 का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया होगा तो 900 प्रॉफिट बचा। और फिर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन अंडर टैक्स, टैक्स में डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 625, इनकम टैक्स में आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 325 डिडक्शन मिला होगा। ठीक है, 325 का 375 का रिडक्शन मिला होगा, इसलिए 625 रहेगा इनकम। और अकाउंटिंग में सिर्फ 100 का रिडक्शन मिला है, तो डेप्रिसिएशन के कारण डिफरेंस आ रहा है। एक रीजन तो ये कि भाई आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अकाउंटिंग में और आफ्टर टैक्स इनकम टैक्स में जो डिफरेंस आ रहा है, एक तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन आ रहा है। ठीक है, तो दो इनकम निकालना रहती है, एक नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा एज पर इनकम टैक्स। तो स्वाभाविक बात है अलाउड डिसअलाउड नहीं देंगे, डायरेक्ट निकाल देती है उन्होंने आपको। फिर इनकम टैक्स में क्या हुआ, इनकम टैक्स में सेक्शन 80IA लग गई और 80IA में 10 साल तक, है ना, ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में कहीं पर, देखो आप पेज नंबर 115 पर एक पूरी इनकम का चार्ट दे रखा है, डेप्रिसिएशन 100 दे रखा है और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दे रखा है 375, है ना। तो इनकम सब जगह 1000 है, इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखी, सब में 1000 है। और क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें अकाउंटिंग पर्पस में डेप्रिसिएशन कितना है, 100 है, तो सभी में से 100 माइनस करने के बाद कितना आता गया, 900 आता गया, सब में 900 आता गया। और सभी में इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस है, तो एक में 375 माइनस हुए तो 625 है, दूसरे में 1000 में से 281 281 माइनस होंगे, 281 माइनस होंगे तो कितने आ जाएंगे, 719। तो इस तरीके से आप कर आपका डेप्रिसिएशन माइनस करके। ठीक है, तो 115 पे डेप्रिसिएशन दिया है, 116 पे सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। अच्छा 10 साल थे, इस कारण से मैंने इसको, या बुक वालों ने भी इसको वर्टिकल करा, 10 ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बट ऐसे ज्यादा इजी रहेगा। तो हमें दो, हर एक सभी क्वेश्चन में दो ही काम करना था, एक नेट प्रॉफिट लाना था, इस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और एक लाना था इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में नई बात ये सिखा रहे हैं कि 80IA में 100% डिडक्शन मिल गया, इनको जितनी इनकम थी पूरा डिडक्शन मिल गया, तो टैक्सेबल इनकम 0 हो गई। टैक्सेबल इनकम 0 हो गई तो टैक्स भी क्या हो गया, 0। अब यहाँ मेट वाला कंसेप्ट भी आ सकता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, लेकिन वो आपने सीख लिया, अगर वो होता तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स तो देना ही पड़ता, तो वो होता आपका करंट टैक्स। ठीक, लेकिन मुझे तो यहां सिखाना है कि DTA कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ टैक्स हॉलिडे। तो यहां पर डिफरेंस तो आया, क्या लिखा हुआ है, टोटल डिफरेंस। टोटल डिफरेंस मतलब कि इन दोनों में अगर मैं टोटल डिफरेंस देखता हूं कि एज पर अकाउंटिंग 625 है और एज पर इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम 0, तो सही मायने में डिफरेंस 900 का हो गया। यहां से और यहां से कंपैरिजन करूंगा, ये तो आफ्टर डेप्रिसिएशन था,
टोटल इनकम तो ये थी ना टैक्सेबल इनकम, हम तो किसको टाइमिंग डिफरेंस, टोटल डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉफिट टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स रूल। तो इनकम टैक्स रूल्स में टैक्सेबल तो जीरो, लेकिन जो 900 का टोटल डिफरेंस आया, इस टोटल डिफरेंस में एक डिफरेंस डेप्रिसिएशन के कारण आया। तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस तो वही दिख रहा था, आप देखो ऊपर पेज नंबर 115 पर, एक जगह 100 का डेप्रिसिएशन था, एक जगह 375 का था, एक जगह 100 का था, फिर सेकंड ईयर में 281 का था, फिर 211 का था। तो सभी में 100 रुपए का डिफरेंस अगर करूंगा मैं तो नेट डिफरेंस आता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट 1000 था और ये 900, तो 100 रुपए आया डेप्रिसिएशन लेस हुआ। यहाँ कितना लेस हुआ 100, और यहाँ कितना लेस हुआ 375। यहाँ लेस हुआ 100 और यहाँ कितना लेस हुआ 281, 281। यानी अगर मैं बीच में कॉलम और बना लेता तो सही मायने में डेप्रिसिएशन के कारण डिफरेंस आया है, और डेप्रिसिएशन बुक्स में 100 लगा, यहाँ 375, यानी 275 रुपए का जो डिफरेंस आया वो टाइमिंग डिफरेंस है डेप्रिसिएशन के कारण। वो क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है डेप्रिसिएशन के कारण। यहाँ पर 100 और यहाँ 281, यानी कि यहाँ पर आया डिफरेंस 181 का, ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो बाकी डिफरेंस क्यों आया? बाकी डिफरेंस जो आया वो इसके चक्कर में आया, इस डिडक्शन के कारण। और ये डिडक्शन ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर आपके इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, अब आगे आगे कहीं टैक्सेबल होगी, क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं है, इसका मतलब परमानेंट डिफरेंस है। तो आपकी इनकम में 625 के कारण आपकी इनकम कम हो गई, तो एक तो कम हुई डेप्रिसिएशन के कारण, फिर कम हुई आपकी डिडक्शन के कारण। तो इसमें से 625 का जो है वो परमानेंट डिफरेंस है। क्या है वो? परमानेंट डिफरेंस है। या इतना भी ना सोच सको आप एग्जाम में, इतना बड़ा क्वेश्चन तो समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया, वरना पूरे क्वेश्चन में वैसी बात से ऊपर 115 पेज नंबर पे जो डेप्रिसिएशन का चार्ट दे रहा है उससे क्लियर थी कि सिर्फ डिफरेंस डेप्रिसिएशन का 100 इधर 375, बस बात नहीं खत्म हो जाती। एग्जाम में भी इतने सारे कॉलम मत बताना, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। समझाना से वो ये चाहते हैं, अब मैं भी शॉर्टकट पे आ जाऊंगा, है ना। यानी अल्टीमेट बात क्या होगी? अल्टीमेट बात ये होगी कि यहाँ 100 रुपए का डेप्रिसिएशन था, यहाँ 375 का डेप्रिसिएशन था। अब पूरा फॉर्मेट आपके पास इसी क्वेश्चन में, तो ऐसे तो मैं ये सब हटा देता हूं, ये सारे कॉलम हटा देता हूं, ये सारे कॉलम हटा देता हूं। अल्टीमेट क्या बचा? अल्टीमेट डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट 100 और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 375, 280 इस तरह से, ठीक है ना। तो अब मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है कि मेरा टाइमिंग डिफरेंस जो आ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस वो आ रहा है यहाँ पे 275, यहाँ पर 181, इस तरीके से आगे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका? सारे डिफरेंसेस निकाल के रख लेना एक बार, सारे डिफरेंसेस हम निकाल के रख लेते हैं। 275, 181, 111, यानी तो ध्यान से देखो अब जरा इस क्वेश्चन को। अब टाइमिंग डिफरेंस मैंने सारे लिख लिए एक साथ, तो आप ध्यान से देखोगे तो एक बार ऐसा हो रहा है जब यहां पर डिडक्शन, ज्यादा डिडक्शन ले लिया आपने, दिख रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उल्टा हो गया, यहां ज्यादा था अब यहां ज्यादा होने लगा, दिख रहा है। पहले इनकम टैक्स में डिडक्शन ज्यादा था, अब इधर ज्यादा इधर कम होने लगा, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन क्या है? हिस्टोरिकल कास्ट अमोर्टाइजेशन। कोई एसेट मैंने 1 लाख की खरीदी तो 1 लाख का अमोर्टाइज करूंगा, शुरुआत में ज्यादा कर दूंगा तो बाद में कम करना पड़ेगा, या हर बार एक जैसा करना तो उतना ही है ना। तो डेप्रिसिएशन हमेशा टाइमिंग डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन ले लिया तो बाद में कम मिलेगा, शुरुआत में कम कर लिया तो बाद में ज्यादा मिलेगा जरूर, और एक जैसा नहीं आता, एक जैसा मिलेगा। तो टाइमिंग डिफरेंस है।
यानी यहां तक आपका टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए ओ लिखा हुआ है सॉल्यूशन के हिसाब से, इसलिए कह रहा हूं। फिर यहां से 11, इसका मतलब ये डिफरेंसेस रिवर्स होना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? रिवर्स होना स्टार्ट हो गए। ये डेप्रिसिएशन जो एक्सेस क्लेम किया या रिवर्स होना शुरू हो गया ना, तो इसको रिवर्सल इसी को तो बोलते हैं कि पहले ज्यादा क्लेम कर लो बाद में कम, या पहले कम कर लो बाद में ज्यादा कर लो। इस तरह से अब क्या फर्क है कि जो जितने भी सपोज इस क्वेश्चन में कितना 10 इयर्स हॉलिडे पीरियड है, 10 साल है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल यहां तक ये टैक्स हॉलिडे पीरियड आपका। ये क्या है? टैक्स हॉलिडे पीरियड। तो हम क्या पढ़ के आए हैं रूल्स के साथ? चाहे सेक्शन 1080 आईआईबी का क्वेश्चन हो या 10A 10B का कुछ भी हो, कोई भी एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन हुआ, तो टैक्स हॉलिडे पीरियड का रूल ये है कि टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स, सुनना बात तो सामने नोट कर रहे हैं, टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स, ओरिजिनेट तो कभी भी हो, डेफिनेटली इधर ओरिजिनेट हो गया, तो ओरिजिनेट टाइम टैक्स हॉलिडे पीरियड में हो सकता है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस व्हिच ओरिजिनेट ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड and reverse within tax holiday period, reverse within tax holiday period, ठीक है? No DTA DTL to be recognized, तो उस पर आपको कोई DTA DTL रिकॉग्नाइज नहीं करना। And timing difference which originate during tax holiday period but reverse after tax holiday period, which are reverse after tax holiday period, should be recognized as G, ठीक है? In the year of origination, जिस ईयर में ओरिजिनेट हुआ उसी ईयर में डिटेल रिकॉग्नाइज करोगे। और कोई नया टाइम डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ इस सालों में और वो रिवर्स हुआ, तो वो तो फिर नॉर्मल वर्ष के यहाँ हो जाएगा। तो मैं नए की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो यहाँ कोई टाइमिंग डिफरेंस नया आ जाता है और वो फिर इधर रिवर्स हुआ, तो उसको तो नॉर्मल वर्ष, जिस ईयर में ओरिजिनेट हुआ उस ईयर में डिटेल बना लो, जिस ईयर में रिवर्स होगा उसको रिवर्स कर लो। मैं तो बात कर रहा हूं इस टाइमिंग डिफरेंस की जो यहां ओरिजिनेट हुआ, ठीक है? इस पर DTA बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था? हम टैक्स के रेट की बात करेंगे क्वेश्चन में, तो कितने दर की है? टैक्स की रेट कहीं दिख रही है? नजर आ रही है? 30%, 30% टैक्स की रेट। तो 30% से अगर मैं इसका निकालता हूं तो 30% से सभी 30% से 275 का 30% यानी 82.5, फिर 181 का 51.4.3, फिर 111 का 33.3, 58 का 17.4 और 19 का 5.7, ठीक है? और इनको मैं रेड कलर से लिख देता हूं जो रिवर्स हो रहे हैं। ये 11 इनके एक साथ निकालता हूं, 11, 33, 50, 62 एंड 72, टोटल मिला के 228 है। इसका 30%, 228 का 30% यानी 68.4। तो टैक्स इफेक्ट, तो जितने टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इन पर यानी 228
जो रिवर्स होना ड्यूरिंग द पीरियड उसका 30% 68.4 इतना डीटीए में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, बाकी का कर सकता हूं। बाकी का क्यों कर सकता हूं? क्योंकि बाकी का इधर रिवर्स हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात आप वहीं पे पढ़ना, फीफो मेथड लगाएंगे। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हम ये रिवर्सल किस में से माने, इसमें से माने कि इस वाले में से माने? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस तो 5 साल तक ओरिजिनेट हुआ, 5 साल ओरिजिनेशन के, 1 साल नहीं 5 साल तक हुआ, तो 5 में से ये रिवर्सल किसका माने, इसका माने कि इसका माने? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें से माने। तो ये 11 इसमें से, 33 भी इसी में से, 50 भी इसी में से, 62 भी इसी में से, 72 भी इसी में से। इतना बड़ा फिगर है पहले ही, तो सारा इसी में से हो गया। मान लो ये खत्म हो जाता तो इसमें से मान लेते। तो पूरे 228 जो आपके रिवर्सल हो रहे हैं वो पूरे इसी में से हो रहे हैं, पूरे इसी में से रिवर्स हो रहे हैं 228 पूरे। ठीक है, तो इस पर आपको डीटीए बनाना कितना था? 82.5 बनाना था। आप बना पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि इसमें से 228 का टाइमिंग डिफरेंस तो टेक्स्ट सॉलिड पीरियड में ही रिवर्स हो रहा है, तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज डीटीए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से 68.4 तक तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, बाकी का कर सकता हूं? यस, बाकी का कर सकते हैं आप, यानी 14.1 ये आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। और किस ईयर में करेंगे? चलिए पढ़ लेना, इन द ईयर इन विच इट वाज ओरिजिनेट। तो जिस ईयर में ओरिजिनेट हुआ था वहीं पर रिकॉग्नाइज कर लेना, रिवर्स बाद में होगा, रिवर्स तो 11 साल से होगा ये, लेकिन यहीं पे रिकॉग्नाइज कर लोगे। समझ में आएगा क्या करा मैंने? जितना रिवर्सल हुआ उसका 30% हटा दिया, या ऐसा कर लेना कि 275 था, 275 में से जितने यही रिवर्स हो रहे हैं ये सब माइनस कर देना, यानी 228 माइनस कर दिए तो बचे कितने? 47। तो 47 जो बचा उसका 30%। ऐसे भी निकालोगे तो सही आएगा, ऐसे भी निकालोगे तो सही आएगा। 47 का 30% हो सकता है बुक वालों ने ऐसे किया हो, तो कंफ्यूज मत होना, कुल मिला के जो बचा है उस पर। अब ये वाला टाइमिंग डिफरेंस, तो डेफिनेटली ये वाला टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट यहाँ हुआ है और यहाँ रिवर्स नहीं हो रहा है, ये रिवर्स बाद में हो रहा है, क्योंकि ये तो सारे के सारे रिवर्स इसमें से चले गए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत बचता तो इसमें से माइनस कर देता, और बचता तो इसमें से माइनस करता। बिल्कुल इतना सा कंसेप्ट है, मतलब ये रिवर्सल आप इसमें से जहां जहां से माइनस हो सके कर लोगे, उतने पे डीटीए नहीं बनाना, बाकी पे बनाओ। तो यानी ये वाला डीटीए बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इन सब पर आप डीटीए रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये सब रिकॉग्नाइज करेंगे। किस ईयर में करेंगे? सबके रेस्पेक्टिव ईयर में, ये सेकंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में, इस तरह से। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब डीएस रावत के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डीएस रावत के 2 बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग खत्म हो जाएगा। पहले मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8, Z लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8 से देखना एक बार यहां पर। Z Limited presents the following information for the year ended 31st March 2002। हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, ये स्टार्टिंग ईयर था जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था। तो अगर 2002 में था तो 2002 में तो ट्रांजिशनल प्रोविजन लगे थे, यानी वहां जब पहली बार एडॉप्शन हुआ था इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो जितना भी पुराना टाइमिंग डिफरेंस था उन सबको लोगों ने जनरल रिजर्व से एडजस्ट किया था। फिलहाल अब इतना पुराना क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यानी यहाँ पर डेट कुछ और रहेगी, तो हम तो नॉर्मल वे में यानी करंट ईयर मान के ही करेंगे, यानी हम ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे। तो 2 साल का दिया 2002 and 3 from which you are required to calculate the DTA, DTL and state how the same should be dealt with as per the relevant accounting standard। लिखा है डेप्रिसिएशन 2002 में इतना लगा, 2003 में इतना लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो ये दिया हुआ था कि एज पर अकाउंट्स इतना और एज पर इनकम टैक्स इतना, तो टाइमिंग डिफरेंस होगा। तो ये तो 2 साल है, तो रीजन थोड़ी ना, तो 2 साल में डेप्रिसिएशन तो अलग अलग होते ही, इससे कारण डीटीए थोड़ी ना आता है। डीटीए तब आता है अगर ये लिखते हैं डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स सो एंड सो,
एंड एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 32 इतना डेप्रिसिएशन। तो हम समझ जाते हैं कि डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम किया है या कम क्लेम किया, उससे हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है या इंक्रीज हुई है, तो हम डीटीए रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो फिलहाल तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट में इतना ही लिखा, आगे कुछ लिखा होगा तो देखूंगा, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर करूंगा, नोट लिख दूंगा, बिकॉज there is no difference in accounting depreciation and income tax depreciation, so no DTA DDL should be recognized. Unabsorbed carry forward losses वगैरह ये तो बराबर होता है, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, तो अपना आप में ही DTA होता है unabsorbed losses। पर यहाँ क्या होती है virtual certainty, तो आप एक नोट डालना पड़ेगा, it is assumed that in future reasonable profit available, profits available to set off losses and to absorb unabsorbed depreciation, and there is virtual certainty supporting convincing evidence. Disallowance of 43B ठीक है, और deferred revenue expenditure ये एक नया पॉइंट आ गया, और provision for doubtful debts ये एक नया पॉइंट आ गया। Z had incurred a loss of 504 lakhs for the year ended 2003, and 2003 में लॉस भी हुआ है, कोई लॉस, वो जो ऊपर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन चल रहा होता है लॉस भी, बिफोर प्रोवाइडिंग करंट टैक्स नोटिस। इसका मतलब करंट टैक्स इन्होंने निकाल के दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डेफर्ड टैक्स निकालना है, ऊपर लिखा भी था टॉप पे। करंट टैक्स निकलवाने का कहेंगे तो फिर हमको पूरा नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, अलाउड डिसअलाउड, प्लस माइनस करके टैक्सेबल इनकम पे टैक्स क्रेडिट सब देंगे, तो हम करंट टैक्स निकाल लेंगे। तो करंट टैक्स तो फिलहाल डायरेक्ट दे रखा है, यानी यहां पर हमें प्रेजेंटेशन से इस बात का करना है कि डीटीए कितना रिकॉग्नाइज किया जाए। तो 2002 में और 2003 में डीटीए वाले कौन कौन से आइटम है, डीटीए और डीटीएल की कौन कौन से आइटम देखते हैं। डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने कहा इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ना डीटीए बनाएंगे ना डीटीए, क्योंकि हमें पता ही डिफरेंस है या नहीं। Unabsorbed depreciation, unabsorbed carry forward losses and depreciation 2016, unabsorbed depreciation 2016 रुपए 60 पैसे, ये कंफर्म है, हमें इस पे डीटीए बनता ही है, और वर्चुअल सर्टेनिटी हमने अज्यूम कर लेंगे। 43B में डिसअलाउड हुआ मतलब अभी टैक्स ज्यादा दिया तो फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़ेगा, तो 518 इस पे भी डीटीए बनेगा। 43B और 611.45। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसको छोड़ता हूं अभी मैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस किया होगा आपने, पीएनएल में डेबिट करते हैं ना, तो बुक्स का प्रॉफिट कम होगा, और इनकम टैक्स में डिसअलाउड हुआ होगा, प्रोविजन डिसअलाउड मतलब वहां टैक्स ज्यादा दिया, तो इनकम टैक्स में टैक्स ज्यादा दिया ना, तो आप तीन क्वेश्चन के बाद ये बात तो समझ गए होंगे कि हर वो आइटम जो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाती है, इसका मतलब उस पर टैक्स ज्यादा देते हैं, जबकि बनता कम था अकाउंटिंग के हिसाब से, बट टैक्स के हिसाब से डिसअलाउंसेस होगा, इस चक्कर में ज्यादा होंगे। कोई बात नहीं, अगले साल में कम हो जाएगा टैक्स, क्योंकि जो इस बार डिसअलाउड हुआ है वो अगली बार अलाउड होगा, तो आगे टैक्स कम देना है, इसका मतलब डीटीए बनेगा। तो प्रोविजंस पे भी क्या बनेगा, डीटीए 282.5, और इधर कितना 294.35 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि ये लोग क्लियर लिखते नहीं कि क्या, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें डीटीएल बनाना है या डीटीए बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि इनकम टैक्स में डिडक्शन ज्यादा लिया या कम लिया। तो इनकम टैक्स में आप ये मान के चलोगे, इन क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, वैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना, अब प्रिलिमिनरी में इनकम टैक्स में 5 डिडक्शन मिलते हैं 5 किस्तों में, जबकि अकाउंटिंग में इकट्ठा मिल जाता है। तो यूं देखा जाए तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मान लो मेरा बुक में नेट प्रॉफिट 1 लाख है और इनकम टैक्स में 1 लाख, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां तो पूरे 50,000 माइनस कर दूंगा, लेकिन यहां पर 1/5 अलाउड हो गए, 10,000 ही माइनस करूंगा, तो यहां टैक्स ज्यादा दूंगा मैं, और इन फ्यूचर टैक्स कम दूंगा, डीटीए आना चाहिए। लेकिन ये
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ और है क्या, पता है नहीं कौन से। तो इन्होंने डीटीएल बनाया, इससे मैं भी अभी अज्यूम कर रहा हूँ डीटीए, यानी आप भी याद रखो क्योंकि सिडावत साहब ने अक्सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यही माना, यानी उन्होंने ये माना है कि बुक्स में उल्टा माना है, मतलब यहां ज्यादा रिडक्शन मिल गया और बुक्स में कम मिला, जबकि S26 के आने के बाद अब उल्टा होता, बुक्स में S26 के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वर्ड ही खत्म हो गया, चाहे कितना भी बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया हो सारा पहले साल में ही डेबिट कर देते होगा। तो फिलहाल मैं इसके हिसाब से करवा रहा हूं, आप अपने लॉजिक क्लियर रखना, एग्जाम में जो आए और अगर डेफर्ड वर्ड यही आए तो आप उसको लाइबिलिटी मान के कर लेना 4.88, ठीक है। तो ये एसेट्स वाले आइटम है, ये लायबिलिटी के आइटम है। क्या हम इनको नेट कर सकते हैं? तो यस, यहां पर वो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वाला पॉइंट भी आना चाहिए, दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 deferred tax assets and deferred tax liability may be netted off if legal provisions enforceable, if legal provisions allow this adjustment, ठीक है। तो नेट पे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पर टैक्स की रेट कितनी, टैक्स की रेट क्वेश्चन में कुछ कही नहीं थी, अज्यूम कर ली नीचे इन्होंने 35%, 33% है ना, 35%। तो इन सब का 35%, इसका 35% नेट कर देंगे तो नेट, या फिर आप टोटल अमाउंट लगा लो उसका नेट, ये लोग ले आए 2812.58, इसका 35%, 984.40, ये आपके डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए 2012 में, सॉरी 2002 में। और नेक्स्ट ईयर ये सब नेट करने के बाद नेक्स्ट ईयर जो है आपका 5015.80, इसका 35% यानी कि 1755.53, इतनी आपकी डीटीए होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अब इन पहले साल, अब एंट्री क्या होगी 2002 की बात करता हूं, फर्स्ट ईयर में। पहले तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू करंट टैक्स प्रोविजन अकाउंट, करंट टैक्स पेबल अकाउंट, जो उन्होंने निकाल के दे रखा था आपको 26 का, एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा ये डीटीए बनेगा यहां पर, तो डीटीए अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, या अगर ट्रांजिशनल प्रोविजन बना रहा हो तो रेवेन्यू रिजर्व 984.40। ट्रांजिशनल प्रोविजन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन 2002 का है, फर्स्ट ईयर ऑफ एडॉप्शन। एग्जाम में अगर डेट बाद की आती है 2002 के बाद की, तो आप सिंपल पीएनएल लिखना, ये नया डीटीए बना दिया, ठीक है। सॉल्यूशन आप देखो इसमें लिखा भी है वैसे, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये जो 26 वाली एंट्री है ये आपकी 31 मार्च, एक्चुअली हो क्या रहा है 2-3 में एंट्री हो रही है, कौन सी ईयर में हो रही है 2-3 में। तो ये जो 2000 के फिगर्स हैं क्यूमुलेटेड, इनकी एंट्री इस तरफ ही हो रही है क्योंकि ये ट्रांजिशनल प्रोविजन मान के कराना है ना क्वेश्चन, और ट्रांजिशनल प्रोविजन में पिछले सालों के जो अनरिकॉर्डेड डीटीएल होते हैं वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होते हैं। तो 2-3 की एंट्री पूछी है, 2-3 में करंट टैक्स तो था 26 का, 2-3 में इस ईयर का जो ट्रांजिशनल प्रोविजन लगा के इन्होंने पिछले साल के रिकॉग्नाइज की, ठीक। और इस साल 31 मार्च तक टोटल मिला के अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉसेस इतना था, उसमें करंट का लॉस भी आ गया होगा जो नीचे दिया 504, वो भी आ गया होगा, तो सारे लॉसेस डेप्रिसिएशन इतना था, 43B सब इतना था, यानी ये सब तो रिवर्स हो गया होगा। तो नेट इतना बचना चाहिए अगर डीटीए, तो इसमें से आपने 984 तो आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, अब आपको कितना और रिकॉग्नाइज करना है 771.13। So DTA account debited to profit and loss account 771.13। तो आपका टोटल मिला के हो जाएगा, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर अराइज नहीं, ये है बैलेंसेस दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। 31 मार्च 2003 के बैलेंसेस ये हैं, तो इन बैलेंसेस में ये वाला भी क्यूमुलेटिव होंगे ना, तो क्यूमुलेटिव होगा इसलिए क्यूमुलेटिव फिगर आया, तो इसमें पिछले साल का अलग रिकॉग्नाइज कर दे क्योंकि वो रेवेन्यू रिजर्व से करना था, और ये करंट ईयर का, तो करंट ईयर में इतने नए ओरिजिनेट हुए होंगे, ये इतने डिफरेंसेस नए ओरिजिनेट हुए होंगे, तो ये आप पीएनएल से लिखो।
या फिर अगर ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं लगाएंगे तो फिर मान लो ये ईयर कुछ और है, ये कुछ और है, तो इस ईयर का इस ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, इस ईयर का इस ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब P&L कैसे दिखाएंगे? तो P&L में लॉस जो है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 504 का, ठीक है। इसमें टैक्स एक्सपेंसेस कैसे दिखाएंगे? तो करंट टैक्स 26 का और डेफर्ड टैक्स असेट कितने की? डेफर्ड टैक्स असेट ये तो चलेगी रेवेन्यू रिजर्व में, ये आएगी P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 771.13, है ना। ये ऐसा नहीं लिखना है, तो मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है 26 ये बाहर है, ये लॉस था, ये भी लॉस है, और ये क्रेडिट 771.13 ये प्रॉफिट क्रेडिट है। इस तरीके से शो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। हालांकि सिंघाने ये रावत साहब का जो प्रेजेंटेशन बहुत बेकार जाता है, अपन तो सिंपल ही करेंगे, ये क्या कुछ भी एजम्पशन करके करते हैं क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है ऐसा घुमा हुआ, मतलब जिसमें सब कुछ आपको अज्यूम करना है, टैक्स क्रेडिट भी गायब है, ट्रांजिशनल लगाना है कि लगाना आपको सोचना है, सब मन से। और लॉस जो करंट का लॉस है 504 वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है या नहीं है पता नहीं, तो सब आपको सोचना है। तो हम ये मान के चले कि इसमें लिखा होता बैलेंसेस 31 मार्च ड्यूरिंग द ईयर नहीं, लिखा था 31 मार्च और 31 मार्च 2002, इसका मतलब ये फिगर इधर क्यूमुलेटिव है ना। बैलेंस शीट से उठाई हुई फिगर है कि बैलेंस शीट में इतना डिफरेंस आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये जरूर आएगा, ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन, बस लास्ट है। उसके बाद आप बाकी सारे करके और एक साथ मुझे बता देना डाउट्स, तो मैं एक साथ सारे डाउट्स बता दूंगा। आएंगे डाउट, 100% आएंगे डाउट्स, ये ऐसे ही ऐसा। मैं फिर बोल रहा हूँ ज्यादा डीप में ज्यादा बड़े टफ क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, आप इस सजेस्टेड आंसर उठा के देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन आए। 9th जरूर आएंगे, ठीक है। The following particulars are stated in the balance sheet of X Limited as on 31st March 2003. Stated, अब इस बार बैलेंस शीट में लिखे हुए फिगर यानी DTA, DTL रिकॉग्नाइज्ड है बुक्स में। ऑलरेडी इनकी बुक्स में कितने का DTA और DTL लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले से ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते आ रहे हैं। DTL बना हुआ 20 का, DTA बना हुआ 10 का, यानी कोई तो टाइमिंग डिफरेंस होगा जो ओरिजिनेट हुआ होगा, उस पे इन्होंने DTA, DTL बनाया होगा, और हो सकता है वो इस ईयर में रिवर्स हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिन क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो हमें नीचे पॉइंट दिए वो रिवर्सल है या न्यू ओरिजिनेशन है। तो लिखा है टैक्स रेट 50%, 3-4 में। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 50 और एज पर इनकम टैक्स 30। यस, ऐसे देना चाहिए डेप्रिसिएशन, तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। There was no additions to figures during the year, तो बस यही डिफरेंस था, यानी कोई एडिशन यानी जो डेप्रिसिएशन डिफरेंस आ रहा है ये किसी न्यू परचेज के कारण नहीं आ रहा है, वरना कई बार नए एसेट्स खरीदने के कारण भी डेप्रिसिएशन डिफरेंस आ रहा है। तो वो डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस थोड़ा ना होता है, तो एसेट्स खरीदोगे तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन बढ़ेगा ही। डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आना चाहिए रेट के कारण, मेथड के कारण, कि आपने बुक्स में कुछ और लगाई और उसी एसेट पे, और इनकम टैक्स में उसी एसेट पे कुछ और लगाई। तो 20 यानी इनकम टैक्स में हमने कम लिखा है, इनकम टैक्स में हमने कम लिखा है, तो हमने कम लिखा है मतलब टैक्स ज्यादा दिया होगा, इन फ्यूचर कम देना पड़ेगा, तो DTA बनेगा। तो ये जो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का, जो डिफरेंस है 50 और 30 का, 20, और रेट क्या है आपकी, रेट है इस क्वेश्चन 50%, तो ये 10 का जो टैक्स इफेक्ट आ रहा है ऑन टाइमिंग डिफरेंस, इससे DTA बनाओगे, क्या होगा ये DTA। अगर ये नया है तो, और हो सकता है कि ये डेप्रिसिएशन पुराना चला आ रहा, तो हो सकता है रिवर्सल, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो पुराना DTL तो दे रखा है, तो हो सकता है पिछले साल उल्टा हुआ, टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन था और बुक्स में कम था, तो हो सकता है उसके लिए हो। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या लिख सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ DTA। हो सकता है पहले उल्टा हुआ तो DTL बना होगा, पहले आपने ज्यादा डिडक्शन लिया होगा तो तब टैक्स कम दिया होगा, अब टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो पहले DTL बनाया होगा, तो ये रिवर्सल भी हो सकता है। इसलिए आप सॉल्यूशन में देखोगे तो इन्होंने स्टार बना के ऐसी बात लिखी हुई है, क्या आप इसको DTL का रिवर्सल मान लो या फिर आप DTA मान लो, ऐसे सारे फाइंड करना है।
तो ये ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल। ये जो अभी मैंने करवाया इधर 8th नंबर, ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, कुछ तो एजम्पशन बेस्ड था, इसको तो मेरे हिसाब से गलत करवा दे, मैंने काट ही कर देना। ये क्वेश्चन बढ़िया है। दूसरा पॉइंट है आइटम डिसअलाउड इन 2, 3 एंड अलाउड फॉर द टेक्स्ट पर्पस इन 3, 4। हम क्वेश्चन 3, 4 करना है। हाँ। तो डिसअलाउड भी 2, 3 में, तो 2, 3 में डिसअलाउड हुआ होगा वही 43 भी जैसा, तो उस ईयर में टैक्स ज्यादा दिया होगा, यानी डीटीए बनाया होगा। अब आप क्या करना है, अलाउड हो गई इस साल, यानी इस बार टैक्स कम दे रहे हैं, तो डीटीए का रिवर्सल हुआ ना, तो 10 पे 50%, 5 जो है ये डीटीए का रिवर्सल हुआ है ना। यानी इस क्वेश्चन में हम ऐसा प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, कैसा कि हमारे पास डीटीए और डीटीएल के प्रोविजंस ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है डीटीएल का 20 और इसका 10, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो इस ओपनिंग बैलेंस में मैं इसको मैं क्या मान रहा हूं, मान लो पिछले साल का डीटीएल का रिवर्सल मान लो, डेप्रिसिएशन को, तो यहां से माइनस इसको, ये क्या है 43 अलाउड एक्सपेंसेस है, अलाउड इन 3, 4 एंड डिसअलाउड इन 2, 3। तो पहले डीटीए बना होगा, अब ये डीटीए का रिवर्सल हो गया 5। इंटरेस्ट ऑन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिस, बट एक्चुअल पेमेंट वाज मेड ऑन 30 सितंबर में अगर पेमेंट कर दिया होगा तो सितंबर तो ड्यू डेट होती है, कंपनी का क्वेश्चन है, और ड्यू डेट तक अगर पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन मिल जाता है, तो इनकम टैक्स में मिल गया, अकाउंटिंग में मिल गया, तो नो टाइमिंग डिफरेंस। सही आंसर इसका ये, हालांकि इन्होंने गलत किया होगा, बस सही आंसर इसका ये। तो आप इसकी डेट बदल लो, 30 सितंबर की जगह आप इसको अक्टूबर कर लो, नवंबर कर लो, तो ड्यू डेट के बाद अगर पेमेंट किया होगा तब जाके क्या होगा, इस ईयर में डिसअलाउड हो गया, और डिसअलाउड हुआ इसी साल का डिसअलाउड है, तो नया आइटम है, और नया अगर है तो 20 पर आप 50% यानी कि डीटीए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डीटीए, तो प्लस हो जाएगा, डीटीए बढ़ गया। डोनेशन 10, डोनेशन क्या होता है, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, अभी तो परमानेंट डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, परमानेंट, तो डोनेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं होगा, परमानेंट डिफरेंस है। शेयर इश्यूड एक्सपेंडिचर मींस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D, पर for 3, 4 1/10 of 50 lakhs incurred in 99 2000। आजकल तो 35D में 5 साल का एग्जम्पशन मिलता है, 5 साल तक डिडक्शन मिलता है, पहले 10 साल मिलता था, इसलिए पुराना 10 साल का बताया, कोई दिक्कत नहीं। 99 2000 में ऐसा हुआ होगा, अब वो 10 साल का डिडक्शन आता है, इस बार आ रहा है, तो ये तो पुराना रिवर्सल है डेफिनेटली, क्योंकि पिछले सालों में डीटीए कुछ बना होगा, उसका रिवर्सल होगा। तो आपको ये सोचना है कि क्या होगा, यानी पहले आपने इनकम टैक्स में कम डिडक्शन लिया, इकट्ठा नहीं मिला 100 रुपए का डिडक्शन, आपको 1/10 डिडक्शन मिल रहा है, तो पहले आपको कम डिडक्शन मिला तो आपने टैक्स ज्यादा दिया, तो डीटीए बना होगा उस टाइम पर। अब धीरे धीरे वो डीटीए क्या हो रहा होगा, रिवर्स, फिर धीरे धीरे डिडक्शन मिलता जा रहा है, तो टैक्स कम होता जा रहा है आपका हर साल का। तो इनिशियली ज्यादा टैक्स दिया और फ्यूचर में टैक्स कम दे रहे हैं, तो डीटीए बना होगा आपका। कितने पर है ये, 5 है, 5 का 50% है, तो 2.5 से आपका डीटीए रिवर्स होता जा रहा है धीरे धीरे। Repairs to plant machinery 100 lakhs was spread over the period 3, 4 and 4, 5 equally in books। बुक्स में आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को, वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने डेफर्ड कर दिया, आधा इस साल लिखा, आधा अगले साल लिखा। However, entire expenditure was allowed for income tax purpose। तो इधर 8th क्वेश्चन में डेफर्ड वाली बात कही थी ना, हो सकता है वो ये वाला डेफर्ड रेवेन्यू इस टाइप का। तो क्या कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में पूरा डिडक्शन मिल गया, जबकि बुक्स में 50 ही मिला, तो यहाँ ज्यादा डिडक्शन मिल गया आपने इनकम टैक्स में, अभी पूरा 100% लिया, जबकि बुक्स में पूरा नहीं मिला, बुक्स में आपने स्प्रेड कर दिया उसको आधा, तो यहाँ टैक्स कम दे रहा होता है, फ्यूचर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो डीटीएल बन जाएगा इसको।
इस 50 का 50% क्या बन जाएगा DTL, तो प्लस हो जाएगा DTL में प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का है, पूरे ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा DTA का वो ये और DTL का ये। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बस इसमें ये पहचानना है कि जो पुरानी चीजें होगी उनको रिवर्सल मानोगे और जो नए ओरिजिनल इसी साल अलाउड डिसअलाउड हुए उनको आप ओरिजिनेट मानोगे। तो ओरिजिनेट में DTA प्लस होती है और रिवर्सल में माइनस होती है। ओरिजिनेट में DTL प्लस होता है और रिवर्सल में माइनस होता है। बात सब समझते हैं। बस मेरे हिसाब से मैं जितने क्वेश्चन आपको करवा सकता था करवा दिए मैंने आपको, है ना। अब आप इसके क्वेश्चन करके देखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एक मेट वाला क्वेश्चन याद रखोगे, एक सेक्शन 80I या IB वाला क्वेश्चन याद रखोगे, एक नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन याद रखोगे, है ना। तो जो मैंने आपको नोट्स में से कराए थे 3 वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन वो भी करवाया था जहां पर नेक्स्ट ईयर की टैक्स रेट पहले से पता है, तो हमें DTL नेक्स्ट ईयर रेट से बनाना है, वो क्वेश्चन काम किया। ये क्वेश्चंस काम के बस। तो जितने क्वेश्चन मैंने करा बस वो ही क्वेश्चन आप 2 बार कर लो, नहीं आएगा उससे बाहर एक ही मानो। कुछ और क्वेश्चन लाने की कोशिश मत करो, उलझ जाओगे। ये बहुत जबरदस्त एएस माना जाता है सीए फाइनल लेवल पे। अकेला एएस 15 दिन चलता है कम से कम, एक ही एएस इतना डीप है। तो इसमें ज्यादा डीप में जाओगे समझ में नहीं आएगा, उलझ जाओगे। तो बिल्कुल ओवरव्यू में जाओ आप इसमें। ठीक, थैंक यू।